दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक की बुक, जो कि राजस्थान बोर्ड में चलती है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और उसका 9वां अध्याय राजस्थानी भाषा और साहित्य। और ये जो टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड का टॉपिक है। सेकंड ग्रेड में टॉपिक दिया हुआ है, तो जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। और ये जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये एज इट इज़ सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो राजस्थानी भाषा का मतलब क्या है। तो जो भाषा राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है उसी को ही राजस्थानी भाषा कहा गया है। 835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया था। और यही मरु भाषा जो है ये राजस्थानी भाषा कही जाने लगी। इसी भाषा को राजस्थानी नाम दिया गया। और ये राजस्थानी नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में किया। सबसे पहले किसने किया? राजस्थानी शब्द का राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। किस में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और ये जो भाषा है ये विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उन सब का समूह है, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं में आती हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। मारवाड़ी जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जो ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ बारा हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये है अलग अलग बोलियां और उपभाषाएं हैं। देखिए, एक चीज़ आती है, एक शब्द होता है भाषा और एक होती है बोलियां। तो भाषा और बोली में क्या डिफरेंस है, एक बार छोटा सा देख लेते हैं। तो देखिए, भाषा तो वो होती है जो काफ़ी बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसको तो कहते हैं भाषा। और बोली होती है जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, स्थानीय क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको कहते हैं बोली। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा और उसकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं का जो है अपभ्रंश के रूप में उनका प्रयोग हुआ है धीरे धीरे। तो देखिए, सबसे पहले 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। कब? 16वीं शताब्दी के बाद। सबसे पहले ये कहा जाता है कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जननी है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। ये भाषा कठिन लगने लगी, फिर इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए लौकिक संस्कृत में परिवर्तन हुआ। फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, फिर पाली भाषा को और सरल रूप आया, उसको प्राकृत का नाम दिया गया। फिर प्राकृत का भी और सरल रूप आया, फिर वो अपभ्रंश, उन भाषाओं का अपभ्रंश का विकास हुआ और धीरे धीरे अन्य भाषाएं बनने लगी। तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा जो है ये भी इनकी अपभ्रंश भाषा ही है। तो इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से राजस्थानी भाषा का जो है विकास हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली और पाली से फिर प्राकृत, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश से लेकर के फिर ये राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में किया जाता है। कौन कौन से 3 हैं? वो हैं, सबसे पहला शोरसेनी अपभ्रंश, दूसरा नागर अपभ्रंश और तीसरा मरु गुजरी अपभ्रंश। और इसमें मरु गुजरी अपभ्रंश का जो मत है वो सबसे ज़्यादा उचित माना गया है, सबसे अधिक उसको माना गया है। और ये कहा गया है कि भाई मरु गुजरी में, मरु तो जो है मरु भाषा ये तो राजस्थानी भाषा थी, और गुर्जरी जो भाषा है ये गुजराती भाषा थी। तो इन दोनों मरु गुजरी में 2 भाषाएं निकल के आई, राजस्थानी भाषा को तो मरु भाषा से और गुजरी से गुजराती भाषा। और राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाओं को अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय बोलियों की, कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान में बोली जाने वाली पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं जो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हैं? वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। उसके बाद दूसरा है पूर्वी राजस्थान,
तो पूर्वी राजस्थान में आते हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी यानी कि राठी। ये तो है पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। और मारवाड़, मेवाड़, बागड़ी और शेखावाटी ये है पश्चिमी राजस्थान की। अब प्रमुख बोलियों के बारे में यदि हम बात करें तो शुरुआत करते हैं हम मारवाड़ी से। तो सिंपल सी बात है कि जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी का नाम दिया गया। चूँकि मारवाड़ जो है वो काफ़ी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो इस भाषा का जो महत्व है वो भी काफ़ी अधिक रहा है इसी वजह से, क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी अधिक विस्तृत है। और कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि प्राचीन मारवाड़ जो साहित्यिक जो रचना है वो मारवाड़ी भाषा में सबसे ज़्यादा हुई है। और प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। और इसके अंदर मारवाड़ी के अंदर कौन कौन से जिलों में ये से संबंध है ये बोली, तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी का कुछ क्षेत्र से संबंधित हैं। और इस मारवाड़ी भाषा की जो उपभाषाएं हैं या उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो थली और एक गोड़वाड़ी। थली और गोड़वाड़ी मारवाड़ी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी मारवाड़ी की, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आता है मेवाड़। तो मेवाड़ क्षेत्र लगता है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या हुई, मेवाड़ी हुई। और मारवाड़ के बाद जो साहित्य जो लेखन था वो मारवाड़ में पहले शुरू हुआ और मेवाड़ में बाद में शुरू हुआ। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, यानी कि जो नीचे का जो क्षेत्र रहता है वो दक्षिण का क्षेत्र जो है वो मेवाड़ के क्षेत्र के आसपास आता है। और मेवाड़ी भी दो पर्वतों पर बोले जाने वाली को तो पर्वतीय मेवाड़ी, और जो मैदानी भाग में बोली जाने वाली मेवाड़ी है उसको मैदानी मेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इन क्षेत्रों में दोनों अलग अलग हैं, पर्वतों पर तो पर्वतीय मेवाड़ी और मैदान में मैदानी मेवाड़ी। उसके बाद आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ी कहते हैं। और ढूंढाड़ में आता क्या है, तो ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो आता है। और साथ में ढूंढाड़ी जो भाषा है उसकी ये विशेषता है कि वहाँ पर 6 शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और ये जो है ये गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है, इस शब्द के प्रयोग से गुजराती भाषा का प्रभाव यहाँ पे अधिक दिखाई देता है। ढूंढाड़ी जो भाषा वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो है जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं ढूंढाड़ी की, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, तारावाटी, राजावाटी और नागरचाल। अब ढूंढाड़ी के बाद बात करें अगर हम हाड़ौती की, तो हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित जो हाड़ौती क्षेत्र है उस हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, हाड़ौती कहलाती है। और इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग अधिक होता है। इसमें हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, तो हाड़ौती में आप जानते ही हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। इसके बाद आती है मेवाती। अब मेवाती क्यों बोली जाने लगी, मेवाती नाम क्यों दिया, क्योंकि मेव जाति का आधिक्य था, अधिकतर जाति मेव जाति थी, इसलिए इसको मेवात के नाम से क्षेत्र को जाना जाने लगा। और मेवात क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको मेवाती के नाम से जाना जाने लगा। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जगह आती हैं, तो भरतपुर और अलवर का क्षेत्र, और साथ में हरियाणा से टच है, तो हरियाणा का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर प्रभाव, जो हरियाणवी का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसमें वो उससे यूपी से लगा हुआ है, तो वहाँ पे ब्रज भाषा का भी इसमें पुट देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें हम बागड़ी की, तो बागड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, बागड़ी कहते हैं। अब बागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो बागड़ क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बागड़ क्षेत्र में है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास का पहाड़ी क्षेत्र। बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको बागड़ क्षेत्र कहते हैं। और उसमें बोली जाने वाली भाषा जो है बागड़ी है, और इसमें भी गुजराती का पुट देखने को मिलता है, स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद मालवी, तो मालवा प्रदेश जो है उसमें जो बोली जाने वाली भाषा है वो मालवी भाषा है। तो मालवा प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रों में मालवी भाषा को बहुत गहरा प्रभाव माना है, और इसका ये अंतर करना कठिन है, इसलिए मालवी को भी राजस्थानी की ही बोली स्वीकार किया गया है। मालवा में राजस्थान का प्रतापगढ़ क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि क्षेत्र इस क्षेत्र की बोली है। और उपबोलियों की अगर हम बात करें तो उपबोलियों में आते हैं रागड़ी और निमाड़ी। मालवी भाषा की उपभाषाएं हैं या उपबोलियां हैं, वो हैं रागड़ी और निमाड़ी। उसके बाद बात करें हम शेखावाटी की, तो राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र है शेखावाटी, जिसमें आते हैं झुंझुनू, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर। ये सब इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? शेखावाटी कहलाती है। और चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली के क्षेत्र कहा जाता है। अब पहाड़ी बोलियों में अगर बात करें तो भीली, जो भील जनजाति है वो ज़्यादातर पहाड़ों पर रहती है। और उन समूहों द्वारा बोली जाने वाली जो आदिवासियों द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? भीली या पहाड़ी बोल सकते हैं इसको। तो राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख हैं, जिसमें भीलों का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है। और इसीलिए इस भीलों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको क्या नाम दिया गया? भीली नाम दिया गया। इसके साथ साथ ही जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निर्माण उपभाषाओं द्वारा ही होता है। भाषा का निर्माण किसके द्वारा होता है? उपभाषाओं के द्वारा होता है, जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान साहित्य की, कि राजस्थान साहित्य का इतिहास और उसकी क्या परंपराएं रही हैं। तो राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलिखीय सामग्री के रूप में मिलता है, यानी कि लिखित सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के, मोहरे आदि। ये सब जो है वो साहित्य के बारे में जानकारी देता है। उस साहित्य के अभिलेख को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री मिलती है वो ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की होती है। राजस्थान साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता के लिए रहा है, जैसे लोक साहित्य कहा जाता है, जिसे लोक साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षर भंडार रहा है, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें स्वर्ण परंपरा से प्राप्त होता है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, राजस्थान साहित्य की बात करिए तो यहाँ पे कहा गया है कि अलग अलग जो लिखित में जो साहित्य है और अक्षरों के द्वारा जिसको लिख दिया गया है वो अक्षर भंडार जो है वही क्या कहलाता है? लिखित साहित्य कहलाता है। तो कौन कौन से रूप हैं राजस्थान के साहित्य के इतिहास के? तो अगर काल के रूप में बांटा जाए तो इसमें बांटते हैं सबसे पहले प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल और प्रवृत्ति परक की बात करें, उसकी प्रवृत्ति किस तरीके की रही है उस प्राचीन काल में जो साहित्य है उनकी, और फिर उसका कालक्रम क्या है, मतलब वो कब से कब तक उसका कालक्रम चला, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो प्रकृति है उसकी वो वीर गाथा कला की प्रकृति है, और इसका कालक्रम है 1050 से 1550 तक। दूसरा पूर्व मध्य काल, भक्ति काल। पूर्व मध्य का जो काल है वो भक्ति काल की प्रवृत्ति उसकी रही है, और जो कि 1450 से 1650। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल। इसमें श्रृंगार, रीति और नीति इनसे संबंधित प्रश्न रहे हैं। ये आते हैं 1650 से 1850। नेक्स्ट उत्तर मध्य काल रहा, उसके बाद लगभग 200 साल। उसके बाद जो है आधुनिक काल आया, जो कि 1850 से आज तक चला आ रहा है, और इसमें अनेक विषय और विधाओं से, जो भी विषय होते हैं अलग अलग और जो भी विधाएं होती हैं उन सब से ये मुक्त है। अब सबसे पहले इन्हीं कालों पर बात करते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, जिसमें प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिली वीरगाथा काल की 1050 से 1550 ईस्वी तक। तो भारतवर्ष में निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से ही हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था। यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए समाज में वीर नायकों के आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का रचना की गई है। देखिए,
इस काल में वीरता प्रधान काव्य की प्रमुखता के कारण यह काल वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस काल में 1050 से 1550 के बीच जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो उसमें वीर गाथा ज़्यादा होती थी, यानी कि जो है वीर रस की प्रमुखता होती थी, इसीलिए इसका वीर गाथा जो है नाम काल नाम दिया गया। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास के रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। प्राचीन काल के बाद दूसरा आता है पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो काल रहा है वो रहा है 1450 से 1650, यानी कि लगभग 200 वर्ष तक। तो राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा और इन युद्धों में धर्म और संस्कृति का व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी देखने को मिली। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष मुक्त होने के लिए, समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगे और कई संतों और भक्तों में जन सामान्य की सही राह दिखाई दी और अपनी कलम से विभिन्न भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण यह काल जो है वो भक्ति काल कहलाया। यानी कि विभिन्न देश में विभिन्न लोक संत हुए, लोक भक्त, ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भक्ति रस के साथ साथ काफ़ी जो है रचनाएं की, जिसमें जो कि समाज में भेदभाव मिटाने के लिए, समाज को सही राह पर ले जाने के लिए उन रचनाओं का जो है काल रहा ये, इसीलिए इसको भक्ति काल के नाम से जाना जाने लगा। इस काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। विभिन्न इस काल में बहुत सारे जो संत हुए, लोक संत, और उन्होंने अपने अपने संप्रदायों का स्थापना की। इसमें कुछ संप्रदायों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे रामसनेही संप्रदाय, दादू पंथ, नाम पंथ, अलखिया पंथ संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि ये प्रमुख जो है संप्रदाय हैं। और इन संप्रदायों में नाम स्मरण का महत्व है। निर्गुण उपासना पर बल दिया गया और गुरु की महिमा पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाने के लिए कहा गया कि जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होय। जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होय, यानी कि बिना जात पात पूछे जो भगवान का भजन करता है वही भगवान का हो जाता है। इसके साथ सगुण भक्ति कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। यानी कि इस भक्ति काल में जो भी संत हुए हैं उन्होंने अपनी जो वाणियाँ थी उनकी रचना करी। इस प्रकार की रचनाओं से भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी, माधोदास ददवाड़िया की राम रासो, ईश्वर दास की हरिरस और देवीयाण सियाजी झूला की नागदामन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी रचनाओं के नाम लिया है देखिए। सबसे पहले तो इनकी रचनाओं के साथ साथ इनके नाम होने चाहिए। मीराबाई के पद, वेली किशन रुक्मणीरी, ये किसकी थी रचना? पृथ्वीराज राठौड़ की। राम रासो किसकी थी? माधोदास ददवाड़िया की। हरिरस ईश्वरदास की। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल, श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल। इसको श्रृंगार रीति और नीति परक काल कहा। राजस्थान के साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त है। इस काल में राजनीति की दृष्टि से ये शांति काल रहा और शासकों ने अपने राज्य में कलाकार और साहित्यकारों को इस काल में संरक्षण दिया। और श्रृंगार रीति यानी कि काव्य शास्त्रों और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई इस काल में, जिसमें प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें है मंछाराम ने लिखा रघुनाथ रूपक, और संबोधन परक नीति कारकों में रजियारा सोरठा,
चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि प्रमुख रचनाएं यहाँ पे इस काल में हुई हैं। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को कहा गया है विविध विषयों और विधाओं से युक्त, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले, संग्राम के पश्चात और समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कबीर राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया। राजस्थानी साहित्य की चेतना का शंखनाद यानी कि आधुनिक काल में जो साहित्यों की रचना थी उसमें कबीराज बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, इन दोनों की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई और इसी चेतना ने अगली पीढ़ी के साहित्यकारों को जगाया और इसके सुखद परिणाम हैं वो है स्वतंत्रता प्राप्ति। आधुनिक राजस्थान की साहित्य की गद्य और पद विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सर्जन हो गया, जो कि साहित्य की परंपरा को सुदृढ़ बनाए हुए रखती है और एक महत्वपूर्ण भी है। अब बात करते हैं राजस्थानी गद्य पद की विशिष्ट शैलियों की। कौन कौन सी शैलियों में गद्य और पद लिखे गए हैं? सबसे पहले ख्यात। देसी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और कार्य के विवरण के रूप में जो इतिहास लिखवाए कर संचित करवाए उन्हें ख्यात कहते हैं। यानी कि जो देसी राजा थे उन्होंने जो भी कार्य किया, अपनी जो भी सफलताएं थी उनको लिखवा करके इतिहास के रूप में लिखवाया, उसी को ही क्या कहा? ख्यात कहा। अब ख्यात कौन कौन से हैं उसमें देखिए। दयालदासरी ख्यात, इसमें बीकानेर के राव बीका जी से लेकर के महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद मुहणोत नैन्सी द्वारा रचित मुहणोत नैन्सी ख्यात, इस परंपरा की विशिष्ट रचना है ख्यात परंपरा की। ख्यात का मतलब क्या समझ में आया? कि जो भी राजा महाराजा थे जो भी कार्य करते थे उस कार्य को वो इतिहास के रूप में जो लिखवा देते थे वही ख्यात कहलाता था। दूसरी चीज आती है वचनिका। अब ये वचनिका क्या है? संस्कृत में वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो वचन शब्द था उसी से ही क्या बना? वचनिका बना। और ये वचनिका जो क्या है? ये गद्य और पद में तुकबंदी है, तुकांत, जिसमें अंत्यानुप्रास अलंकार मिलता है। दो प्रसिद्ध जो वचनिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अचलदास खीचेरी वचनिका और जो कि शिवदास ने लिखी, और दूसरी है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, जो कि खिड़िया जग्गा री कही, यानी कि इन्होंने कही गई है वचनिका ही। एक और नेक्स्ट आता है वो है दवावैत्य। दवावैत्य कलात्मक गद्य का एक रूप है, गद्य का रूप है दवावैत्य, जो कि वचनिका काव्य रूप की तरह ही होता है। वचनिका काव्य रूप की तरह होता है। वचनिका जो है वो राजस्थानी में लिखी होती है, लेकिन दवावैत्य उर्दू और फारसी शब्दों का से युक्त होता है। दवावैत्य जो है वो उर्दू और फारसी शब्दों का मिलान है, दोनों उसके अंदर मिक्स है। और वचनिका केवल राजस्थानी भाषा में लिखी है, जिसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नख, सिख आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अकमाल देवड़ारी वैतावत और महाराणा जवान सिंह री वैतावत, राजा जयसिंह री वैतावत आदि प्रमुख वैतावत ग्रंथ हैं। उसके बाद आता है वात। तो कहानी की तरह ही वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा भरता जाता है। यानी कि हुंकारा देना का मतलब है जब कोई कथा कहता है तो उसके बीच में सुनने वाला हाँ हाँ करके बीच में बोलता है, उसको हुंकारा बोलते हैं। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन का प्रकाश डाला जाता है। गद्य में और पद्य में तथा गद्य पद तीनों रूपों में वातें मिलती हैं। जैसे कि वात की अगर बात करें तो वात है राव अमर सिंह री वात,
खींचियारी वात, पापूजीरी वात, कानड़देरी वात, अचलदास खींचीरी वात आदि प्रमुख बातें हैं। कहने का मतलब ऐसी कहानियां हैं जो कोई एक व्यक्ति कहता है और दूसरा उसको सुनता है और सुन के बीच बीच में हुंकारा भरता है। हुंकारा भरने का मतलब हो गया, हुंकारा देने का मतलब हो गया हाँ हाँ बोलना। नेक्स्ट है झमाल। झमाल क्या होता है? ये काव्य है, मात्रिक छंद, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, जिसमें क्या होता है, पहले तो पूरा दोहा बोला जाता है, फिर उसके बाद 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। और यहाँ पे प्रसिद्ध जो झमाल है वो है राव इंद्र सिंह री झमाल, राव इंद्र सिंह री झमाल। उसके बाद आता है झूलना। तो झूलना जो है वो राजस्थानी काव्य का ये भी मात्रिक छंद है, जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। और प्रमुख झूलना में अमर सिंह राठौड़रा झूलना, राजा गजसिंगरा झूलना, राव सुरतान देवडारा झूलना आदि प्रमुख झूलने हैं। उसके बाद आता है पर्ची। पर्ची क्या होती है? पर्ची होती है किसी भी संत महात्मा के जीवन का परिचय, जो कि पद रूप में लिखा हुआ होता है, उसे पर्ची कहते हैं। जैसे संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू जी री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्चियां हैं। यानी कि प्रमुख पर्ची रचनाएं। पर्ची का मतलब हो गया किसी भी महात्मा के जीवन को पद रूप में ये रचना। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति की विशेष किसी घटना को, किसी घटना पर प्रकाश डालना ही प्रकाश कहलाता है। जो भी ऐसी कृति, ऐसे लिखित जो किसी व्यक्ति की किसी विशेष घटना पर प्रकाश डालती हो, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे किशोरदास का राज प्रकाश, किशोरदास द्वारा रचित राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कवि करणीदास का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश रहे हैं। उसके बाद है मर्ष्या। राजा या किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्यों की रचना की जाती है, उन काव्यों को मर्ष्या कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के चरित्र और गुणों के अतिरिक्त उसके महान कार्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे राणे जगपतरा मर्ष्या, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, और ये प्रसिद्ध है राणे जगपतरा मर्ष्या, जो कि किसके लिए लिखा गया था? जगत सिंह के लिए, महाराणा जगत सिंह के लिए, उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए। उसके बाद है रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहल्ल का विसलदेव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो और दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो प्रमुख है। इनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन सा किनके द्वारा लिखित है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं या इस ग्रंथ के, तो वो हैं चंद्रबरदाई। बीसलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल्ला। संगत रासो के हैं गिरधारी आसिया। खुमान रासो के हैं दौलत विजय। और रतन रासो के हैं कुंभकर्ण। और हमीर रासो के हैं जोधराज। उसके बाद बात करते हैं हम रूपक की। रूपक क्या होते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति या फिर उसके वंश की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जो काव्य कृत्य रूपक कहलाता है। जैसे गजगुण रूपक, गोगा रूपक, गोगा देव जीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य। उसके बाद आती है विगत। तो विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, जिसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति या अनेक राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन जो है वो विगत में मिलता है। और विगत में जो आंकड़े होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मारवाड़रा परगणारी विगत, मारवाड़रा परगणारी विगत किसने के द्वारा रचित है? मुणोत नैन्सी की। इसमें प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसल, सिंचाई और उसके साधन, इन सब की जानकारी मिलती है। विगत के बाद बात करते हैं हम वेली की। तो वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए होते हैं, जिसमें ऐतिहासिक, धार्मिक आदि विषय रहे हैं। दईदास जैतावतरी वेली, रतन सिंह खेतावतरी वेली,
राव रतनरी वेली आदि वेलियां प्रमुख हैं। वेली परंपरा का प्रमुख रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणीरी। तो ये किसकी रचना है? ये पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी। उसके बाद आता है साखी। साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है, यानी कि जिन संतों ने अपना जो भी अनुभव प्राप्त किया उन अनुभवों का वर्णन जो है वो साखियों में मिलता है, और इन साखियों में सोरठा और छंद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सीलोका। साधारण पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा लिखा गया जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए जो लिखी जाता है उसको सीलोका कहते हैं। राव अमर सिंह रा सीलोका, अजमाल जीरो सीलोका, राठौड़ कुशल सिंह रो सीलोका और भाटी केहर सिंह रो सीलोको आदि प्रमुख सीलोके हैं। अब आता है आधुनिक राजस्थानी साहित्य। आधुनिक राजस्थानी साहित्य से जो संबंधित साहित्य है वो काफ़ी ही जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें से प्रश्न हर किसी एग्जाम में बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। मारवाड़ में कविराज बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चल करके आधुनिक काल के कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ ही हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचारों से, सोच से, जीवन को समझने और देखने की दृष्टि से आधुनिकता की ये विशेषताएं हैं। कवि जो है उमरदान, इनकी कविताओं में सन 1956 के अकाल के दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को भी बेनकाब किया गया है। तो रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। देखिए, उमरदान ने जो कविता की रचना की 1956 में, तो उस 1956वें अकाल की भी उसमें मार्मिक चित्रण किया गया और साधुओं को भी बेनकाब किया गया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय में नारी चेतना को जागृत किया। इसके बाद विभिन्न जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। आधुनिक कवि केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेश मल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम का भी हथियार बनाया। जिसमें गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद अपने मोह भंग को ही कविताओं के में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती हैं। ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जिसमें केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा और जन कवि गणेशीलाल व्यास, ये सारे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। किसी न किसी रूप में इन्होंने अपना भाग उस लड़ाई में लिया है। और रेवतदान चारण की रचना जो है उसमें सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का कार्य किया। जो राजस्थान के कवि थे इन्होंने अपनी बात को आमजन तक पहुंचाने के लिए सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजधानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलन में सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से मानी जाती थी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ ही अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध के गौरव का गान करती है, वहीं जोशी अपनी गायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयानक युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनका गीत है धरती दोहरारी, को भी राजस्थान का आदर्श गीत कहा जा सकता है। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं हैं
ये इस प्रकार की रचनाएं हैं कि अगर कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो तो उसकी आत्मा को भी ये जगा देती हैं, ऐसी क्षमताएं रखने वाली है। और इसमें प्रमुख जो कन्हैयालाल सेठिया की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आती है सबसे पहले मिंजर और लीलटास। और ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर विभिन्न पुस्तकों से संबंधित जो बात करें तो ये रीट में भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि कन्हैया, क्योंकि रीट के अंदर विभिन्न व्यक्तित्व हैं और व्यक्तित्व में हम कन्हैयालाल सेठिया को पढ़ेंगे, और जब कन्हैयालाल सेठिया को पढ़ेंगे तो उनकी रचनाएं भी उसके अंदर शामिल होती हैं। तो किसी भी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो वीडियो है ये रीट लेवल 1 और मतलब रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए उपयोगी है। तो कन्हैयालाल सेठिया जो है उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मिंजर और लीलटास, ये दोनों प्रमुख रचनाएं। उसके बाद 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविताओं का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोम, जानकारी, ओड़मो, लाडेसर, हरावड़, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच जैसे अनेक साहित्यक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे हैं। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की होवेगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट, पगफेरो और हरीश वदाणी की बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारग, अर्जुन देव चारण की रिंदरोही, मालचंद तिवाड़ी की उतर्यो है आभो आदि रचनाएं राजस्थान साहित्य की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। अब यहाँ पे बात करें, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी जो भाषा है उसका पहला आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने, यहाँ पर ये भी हम फर्स्ट लेवल के लिए पढ़ेंगे जिसमें रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का नाम पढ़ेंगे, कि अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी, जिसमें मांझल रात, अमोलक वाता, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने लिखी हैं ये कहानियां। मांझल रात, अमोलक वाता, मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, कैरे चकवा बात आदि लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया गया जो कि बहुत ही प्रसिद्धि इनको इससे मिली। विजयदान देथा के प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह है, उसमें है विजयदान देथा की द्विध्या उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। द्विधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। विजयदान देथा की कौन सी कृति पर फिल्म बनी है? पहेली द्विधा। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जा रहा है। चौधरीन की चतुराई किनकी? विजयदान देथा की है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रहों जमारो, समंद, अर्थार में संग्रहित, और उनके कुछ उपन्यास हैं हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चंदा सेठानी आदि। ये किसकी हैं? कुछ उपन्यास दे रखे यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानी और उपन्यास। कहानियों में है जमारो, समंदर अर्थार, और उपन्यासों में है मैं गोरी किण पयूरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी आदि। इस प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह में परण्योड़ी कंवारी तथा उपन्यास है आभय पटकी, धोरा रो धोरी, एक बीननी दो बीण भी प्रमुख रचनाएं हैं।
प्रसिद्ध कहानीकारों ने नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, महेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और सांवरदैया आदि प्रमुख है। उसके बाद आता है साहित्यिक पत्रकारिता। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसमें छोटे अनियमितकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को गति प्रदान करने के साथ साथ ही हिंदी प्रदेश साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। और बीकानेर की वातायन हरीश बदानी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र, करौली के संबोधन कमर मेवाड़ी, अलवर की कविता, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर और स्तरीय मंचन प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रकारिता। मधुमती ने राजस्थान में ऐतिहासिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रकारिताओं में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओळू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख हैं। उपरोक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर हैं। सच्चाई यह है कि राजस्थान साहित्य का भंडार इतना विलुप्त है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना एक सीमा में संभव नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है, राजस्थान की भाषा और साहित्य। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।